नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूं जनरल साइंस के बारे में, और विशेषकर ये वीडियो आप सभी को पता है कि आर ओ ए आर ओ के लिए है, जो कि यूपीपीएससी कंडक्ट करवा रही है। और आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। लगभग 4 से 5 वीडियो भौतिक विज्ञान से संबंधित होगा, फिर अगला 4 से 5-6 वीडियो लगभग रसायन विज्ञान से होगा, और लगभग 8 से 10 वीडियो बायोलॉजी से होगा। ठीक है, उसमें कई सारे सेक्शन, छोटी छोटी चीज़ें, सब कुछ इंपॉर्टेंट साइंस, जनरल साइंस, सभी तमाम प्रकार की चीज़ें जो आर ओ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीज़ें होंगी। और अगर आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, साइंस मतलब साइंस, जनरल साइंस सेम ही होगा। और घटना चक्र की बुक है, आप सब जानते हैं। तो अगर आप आर के लिए तो फिलहाल है ही, अगर आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल इससे पूछा गया कि प्रकाश वर्ष है तो ये क्या है आखिर। अब इसमें 4 पॉइंट है, ए बी सी डी, आप सभी लोग देख रहे होंगे। तो आखिर ये है क्या? फिलहाल इसके उत्तर की बात करें, सही उत्तर होगा बी, यानी कि वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ठीक है, अगर बात करें हम प्रकाश वर्ष के बारे में दोस्तों, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अच्छा, तो एक प्रकाश वर्ष आखिर होता कितना है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है दोस्तों, यहाँ पे प्रकाश वर्ष होगा, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता। तो आप जान लो कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9×10⁻⁴ गुणे 10 का पावर 15। ठीक है, इतना होता है, ये याद कर लो। अक्सर एक जनरल टर्म में अक्सर कभी ना कभी पूछ लिया जाता है, तो इसकी वैल्यू याद कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे है कि प्रकाश वर्ष मात्रक यानी कि इकाई क्या है, यानी कि किसी भी चीज़ की एक मात्रक वैल्यू तो होती है ना। तो आखिर ये इसकी है कितनी या फिर क्या है? तो सही उत्तर होगा दूरी का। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों, ये किस चीज़ का मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक। अभी हम लोगों ने बात किया ना कि एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये क्या है? दूरी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आगे है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 यानी कि 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। अच्छा सवाल है, सही उत्तर होगा बी, यानी कि सेंटीमीटर को। ठीक, आगे बात करेंगे। अच्छा सवाल है, इसमें पूछा गया 1 नैनोमीटर होता है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर इसका उत्तर ये होगा। अब देखो, ऐसा नहीं है। इसका उत्तर क्यों ये नहीं होगा, ध्यान देना। यहाँ पूछा गया सेंटीमीटर में। अगर ये मीटर में होता तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में है। अगर यहाँ मीटर होता तो ये तो सही होता, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर के लिए एक चीज़ ध्यान देना। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये मीटर में पूछा होता तो ये हो जाता 10⁻⁷। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसा होता है। देखो, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक, अब दोस्तों इसमें पूछा क्या गया है, सेंटीमीटर में। ये जो है मतलब क्या कहते हैं, जो ये एक सा यूनिट है, इकाई है, मात्रक है, इसमें क्या पूछा गया है, सेंटीमीटर में है। ठीक, अब ये सेंटीमीटर में है तो एक चीज़ जानते होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ 1 मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुणे 10 का पावर -9। ठीक, अब इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस 100 को, फिर यहाँ हो गया 10 -9। ठीक, -9। अब इसको हम लोग यहाँ अच्छे तरीके से लिखते हैं। अब क्या आया, 10 का पावर 9। ठीक, फिर क्या आया, ये हो गया 10 का पावर 2 और 10 का पावर -9। ठीक, अब एक ध्यान से सुनना। अब ये उत्तर इसका क्या आएगा, यही तो आएगा। तो ये यहाँ पर सेंटीमीटर में, अगर मीटर में होता तो -9 होता, अगर सेंटीमीटर में पूछा गया तो -7, यानी कि ये उत्तर से होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे सवाल है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ठीक है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल कह सकते हो। सही उत्तर होगा सी, यानी कि एक मिनट चाहिए, सी यानी कि केल्विन। ठीक है, सवाल क्या, एक बार फिर से ध्यान दे दो। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ठीक है, तो क्या है, केल्विन है। इसका मतलब क्या समझे कि कहीं ना कहीं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और र्यूमर में ऋणात्मक मान होता है। ठीक है, भाई जब इसमें नहीं होगा तो कहीं ना कहीं 3 में अपने आप हो जाएगा। तो ध्यान देना कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर पैमाने पर मतलब पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि अगर हम बात करें केल्विन के बारे में तो इसमें ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है,
आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर क्या पूछा गया है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ऊष्मा पूछा गया है, तो ध्यान देना इसमें क्या पूछा गया, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं के बारे में, तो ऐसे सवालों पे ध्यान दिया करो, ठीक है। अब इसके उत्तर की बात करें दोस्तों, देखो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ए, यानी कि एक मिनट चाहिए, 1 मिनट, इसका उत्तर होगा 1 मिनट, ए यानी कि सेंटीग्रेड, ठीक है, सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। तो ध्यान देना कि ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि यह तापमान की इकाई है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि सेंटीग्रेड जो है किसकी इकाई है, यानी कि आप कह सकते हो कि मानक है, तो ये ऊष्मा का नहीं है दोस्तों, ये है तापमान का। जबकि कैलोरी, जूल एवं अग्र ऊष्मा की इकाई है। क्या क्या, कैलोरी, अग्र एवं जूल, ये तीनों किसकी है, ऊष्मा की इकाई है। लेकिन क्या पूछा गया, कौन सी नहीं है, तो नहीं में ये हो जाएगा, ठीक है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे है, 2 सूची दिया गया है, एक सूची में कुछ भौतिक राशियां हैं, दूसरी सूची में दिया गया इकाई। तो बताना है किस चीज़ की क्या इकाई है। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। अब देखो इसके उत्तर की बात करें, इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ कि अगर आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं या जहाँ पर भी एक जनरल साइंस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मत सोचना कि सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए मुझे पढ़ना है। अब इसके उत्तर की बात करें तो ध्यान से सुनना। इसमें क्या पहला क्या है, पहले में एक बात किया जा रहा है त्वरण के बारे में। क्या है, त्वरण। अब इसका इकाई क्या होगा, तो इसका होगा दोस्तों नंबर 4, यानी कि नंबर ए का होगा नंबर 4, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा, नंबर 4 होगा, ए का होगा नंबर 4, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट चाहिए। अब बी में क्या है, बल, ठीक है, क्या है, बल है, तो इसका होगा नंबर 3, यानी कि न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन होगा, ठीक है। अब क्या है, नंबर सी में है कृतकार, तो इसका क्या होगा, नंबर 1, यानी कि जूल। अब लास्ट में क्या आता है, आवेग, तो आवेग का क्या होगा दोस्तों, तो आवेग का होगा, एक मिनट चाहिए, आवेग का होगा नंबर 2, यानी न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो ध्यान देना कि त्वरण जो होता है दोस्तों, ये किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समांतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब क्या, ये बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, तो दोस्तों बल जो है यानी फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग यानी कि इम्पल्स जो होता है, इसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। जबकि कार्य यानी कि वर्क, यानी कि यही अकृतकार, इसका मात्रक दोस्तों जूल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर देखिए 2 सूची दिया गया है, एक सूची में कुछ इकाई के नाम है और दूसरी सूची में प्राचल के नाम है। तो बताना है कौन सा किससे संबंधित है। अब ध्यान से सुनना, इसका उत्तर बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इसके उत्तर की बात करें तो ध्यान देना, एक मिनट चाहिए, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ए में क्या है, ए में दिया गया वाट। अब वाट का दोस्तों संबंध होगा नंबर 4 से, यानी कि शक्ति से, ठीक है। नंबर बी में क्या दिया गया है, एक मिनट आप लोग देख लीजिए, नंबर ए का होगा नंबर 4, ठीक है। बी में क्या है, नॉट, ठीक है। तो इसका संबंध होगा दोस्तों नंबर 3 से। 3 कहाँ है, समुद्री जहाज की गति। अब सी में क्या है, नॉटिकल मील, तो इसका नंबर सी का क्या संबंध होगा, नंबर 2, यानी कि नौ संचालन। अब लास्ट में क्या बचता है, डी में क्या है, कैलोरी, तो इसका संबंध होगा नंबर 1 यानी कि ऊष्मा से। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लो कि आखिर ये सब आखिर है क्या। तो ध्यान से सुना दोस्तों कि शक्ति यानी कि पावर का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, जूल प्रति सेकंड। मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जानकारी के लिए, ये जान लो, कभी भी पूछा जाए तो जानकारी होनी चाहिए। अभी इसके बारे में बात करेंगे, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आप लोग को, आज सब कुछ मालूम होगा, हर छोटी से छोटी चीज़ इस वीडियो में मालूम हो जाएगा। तो ध्यान सुनना कि शक्ति यानी पावर का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहा जाता है। क्या कहता है, वाट। तो वाट किससे संबंधित है, अभी हम लोगों ने क्या बात किया, पावर का मात्रक जूल प्रति सेकंड जो होता है, मात्रक जो होता है जूल प्रति सेकंड, उसी को हम लोग कहते हैं वाट। अब क्या है, नाट क्या है, तो नाट में दोस्तों समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। क्या है, समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील्स कहते हैं। अब इसके बारे में बात किया जा रहा है कि नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील भी कहा जाता है, मतलब मील में मापा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब क्या है, कैलोरी, तो दोस्तों कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। समझ में आया कि नहीं आया,
तो ये सब याद कर लो, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है कि डाप्शन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। अच्छा सवाल है, सही उत्तर होगा ए, यानी ओजोन ओजोन सांद्रता, ओजोन सांद्रता। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे है, दो सूची दिया गया है, एक सूची में उपकरण यंत्र दिया गया है, दूसरी सूची में मापन की गई राशि दिया गया है, यानी कि किससे यंत्र से क्या चीज़ मतलब मापा जाता है। अब इसका उत्तर सुन लो, बहुत ही अच्छा उत्तर है, ध्यान से सुनना, एक मिनट जाइए। ए में क्या है, ए में दिया गया है अमीटर। ठीक है, ये दोस्तों जो यंत्र है ये किस चीज़ को मापता है। सही उत्तर होगा 3, यानी कि धारा को। ठीक है, अभी मैं सबके बारे में बात करने वालों पर उत्तर जान लो। फिर बी में क्या है, हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों हाइग्रोमीटर का संबंध होगा नंबर 4 से, यानी नंबर बी पॉइंट का संबंध होगा नंबर 4, यानी कि सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अमीटर का होगा धारा, बी का होगा नंबर 4। अब सी क्या है, स्प्रंग तुला। क्या है, स्प्रंग तुला, इसका संबंध होगा दूध से, यानी कि भार। लास्ट में क्या है, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर, इसका संबंध होगा दाब से। ठीक है, इतना तो जान गए। अब थोड़ा और जानकारी ले लो कि दोस्तों क्या है कि अमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। किसका, विद्युत धारा का। और हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से दोस्तों वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। किसकी, वायुमंडल। तो ये चीज़ ध्यान देना, ये विद्युत से संबंधित है, ये वायुमंडल से संबंधित है, ध्यान देना भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ। सी क्या है, स्प्रंग तुला। स्प्रंग तुला से दोस्तों किसी वस्तु के भार का मापन होता है, जैसे कि इसमें बात किया गया है। ठीक है, भार से संबंधित है। लास्ट में क्या है, बैरोमीटर, इसका संबंध है वायुदाब से। क्या, किससे संबंध है, वायुदाब से। तो बैरोमीटर वायुदाब से संबंधित है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। सही उत्तर होगा इसका, ध्यान से सुनना, डी, यानी कि पायरोमीटर। ठीक है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक माफ करिए, ताप मापन हेतु पायरोमीटर का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी ध्यान देना। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ सुमेलित पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए नाम दिया गया है, ए पहला, उसके सामने और नाम है, तो बताना है कौन सा किससे संबंधित है। अब पूछा गया सुमेलित, यानी संबंधित कौन सा है। तो अच्छा सवाल है, आपके सामने ऑप्शन ए दिख रहा होगा और ऑप्शन बी दिख रहा होगा, फिर मैंने जादू से ऑप्शन सी भी आपको दिखा दिया और ऑप्शन डी भी आपको मैंने दिखा दिया। अब उत्तर की बात करें दोस्तों, देखो उत्तर इसका सही होगा ए, यानी कि थर्मोरेजिस्टर का संबंध होगा इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। ठीक है, इसका संबंध होगा इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर से। अब जानते हैं कि आखिर ये है क्या, तो ध्यान से सुनना कि थर्मोरेजिस्टर जो होता है दोस्तों, एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर है, रडार उपयोग में आता है। तो भैया क्यों आता है, क्या होता है, ये जानते हैं। उत्तर की बात करें तो देखो इसका उत्तर, पहले उत्तर जान लेते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। सी होगा, यानी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। तो रडार का आखिर उपयोग सही तरीके से किया कहाँ जाता है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान देना कि रडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है, यानी कि एक कह सकते हो कि जैसे होता नहीं किसी चीज़ का फुल फॉर्म, जैसे कि BPCL, तो इसका फुल फॉर्म कुछ और होता है। तो ये एक इसका संक्षिप्त फॉर्म है, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, रडार को RADAR। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म भी हम लोग जान लेते हैं कि आखिर होता क्या है। रडार का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति की ज्ञात होती है। तो ये इसका काम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसका आपने फुल फॉर्म भी जान लिया कि कभी पूछा जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या था, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। ये सवाल है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठते हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है। इसका कारण है ए, स्थिरता का जड़त्व। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये कैसे, ध्यान से आप लोग कभी फील किए होंगे, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। अच्छा, जब कभी आप बस में बैठिए, गाड़ी में बैठिए, जब कोई अचानक ब्रेक लगाता है तो आपका शरीर आगे की ओर भागता है, लेकिन जब आप ऐसे आराम से बैठो, जब कोई चीज़ अचानक चल देती है तो आपका शरीर पीछे की ओर भागता है। तो वही ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर साइंस की बात करें तो थोड़ा सा जानकारी ले ही लो। ठीक है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है, समान वेग मतलब इंग्लिश में कहा जाए तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि जितना समय
हर समय में उतनी ही दूरी तय करता है। यानी 1 घंटे में अगर 5 किलोमीटर तो वो वही है, ये नहीं कि फिर आने वाले समय में आधे घंटे 5 किलोमीटर, ऐसा नहीं। तो 2 घंटे में भी 5 किलोमीटर की स्पीड से ही वो बढ़ेगा। इसको कहते हैं समान वेग से गतिशील, ठीक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हैं। तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई मतलब बाहरी फोर्स लगाया जाता है। इससे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ट्रेन में असावधानी से बैठे यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा यानी कि कमर से जो गाड़ी के संपर्क में है, गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बना रहता है। इसी कारण यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। इसमें है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था। सही उत्तर होगा ए, यानी कि न्यूटन ने, ठीक है। तो न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं न्यूटन के तीसरे लॉ को, यानी नियम को। थोड़ा और जान लो इसके बारे में कि गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। यानी कि अगर कोई इस तरफ बल लगा रहा है, मान लो जी ये कोई चीज़ है, इस पर इसने बल लगाया, जितने बल से उसने लगाया, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसने बल लगाया, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसके उल्टा डायरेक्शन में सेम बल इसके द्वारा भी लगाया जाएगा। तो इसी को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। समझ में आया? तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके बारे में वीडियो आ जाएगी, ठीक है।